हेलो साथियों, नमस्कार। आज अपन विशेषण के बारे में कल अपने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण, और आज विशेषण के जो अन्य प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा जो विशेषण का प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी संख्या का बोध होता हो, और संख्या का बोध मतलब ये गणनावाचक है, गिनने योग्य है। ऐसी संख्या जो गिनने योग्य हो, गिनने योग्य संख्याओं का बोध। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की किसी निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो संख्यावाचक विशेषण है ये भी दो प्रकार का है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। दोनों में संख्याओं का बोध होगा, अंतर केवल इतना है, एक में निश्चित संख्या होगी और एक में अनिश्चित संख्या होगी। और संख्या दोनों में ऐसी संख्या जो गिनने योग्य हो। जैसे अपन पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी ये इसी का पार्ट है। संख्यावाचक विशेषण के दो भाग है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। ये भी अलग अलग प्रकार है, इसके चार प्रकार से पढ़ेंगे अपन। गणनावाचक है, आवर्तीवाचक है, क्रमवाचक है और समुदायवाचक। इनको संख्याओं के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे पहला ये गणनावाचक, जैसे हम बोलते हैं 1 2 3, कक्षा में 4 छात्र बैठे हैं, एक छात्र बैठा है, एक आदमी, एक व्यक्ति। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं एक आदमी। अब यहां पर हमें संख्यावाचक विशेषण को कैसे पहचाना है। आदमी है जिसे हम गिन सकते हैं, इसमें हम संख्या का बोध होता है। और आगे है एक, फिक्स है, आदमी कितने हैं, एक आदमी है, इसका मतलब है ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है। ये होगा गणनावाचक में 1 2 3। दूसरा है आवर्तीवाचक, आवर्ती सूचक संख्यावाचक विशेषण। जैसे अपन कहते हैं दोगुना, तिगुना। जैसे मैं कह रहा हूं आज ऑनलाइन क्लास को तिगुने छात्र देख रहे हैं। तिगुने कहने का मतलब है कल 4 देख रहे हैं तो आज 12 देख रहे हैं, यानी ये निश्चित संख्या है। तिगुना, दुगुना, चौगुना, 6 गुना। अगला है क्रमवाचक संख्यावाची विशेषण। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम स्थान। जैसे कहते हैं कक्षा 10वीं में राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो जो ये प्रथम है, ये जो क्रमवाचक हैं, ये क्रमवाची संख्यावाची विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आएगा। पहला स्थान, दूसरा स्थान, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, यानी निश्चित संख्या कहीं ना कहीं निश्चितता का बोध कराते हैं। अगला है समुदायवाचक, समूह का बोध कराते हैं। दोनों छात्र घूमने गए, या दोनों व्यक्ति विद्यालय में, दोनों व्यक्ति खड़े हैं, या बगीचे में चारों व्यक्ति बातें कर रहे हैं, तो दोनों, तीनों, चारों, ये जो समुदायवाचक संख्या है ये भी निश्चित संख्यावाची विशेषण में आएगी। वापस पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को अपन 4 पार्ट में पढ़ते हैं, गणनावाचक, आवर्तीवाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक। ये इनके प्रकार नहीं कह सकते अपन, इनको जो पढ़ने का तरीका है वो बता रहा हूं मैं। गणनावाचक जैसे सीधे गिनते 1 2 3 4, ये जो सीधी गिनती है जिसे अपन गिनती कहते हैं, ये सीधी गिनती है, ये निश्चित संख्यावाचक में आएगी। जैसे एक मेले में 1000 लोग शामिल थे, मेले में 1000 लोग शामिल हुए, तो 1000 ये जो है ये गणनावाचक है, यानी गिन सकते हैं, उन लोगों को अपन गिन सकते हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक होगा। आवर्तीवाचक में दोगुना, तिगुना, चौगुना। कल की अपेक्षा मेले में आज 2 गुना लोग आए, ऐसे अपन वाक्य बना सकते हैं कि कल की अपेक्षा आज मेले में 2 गुना लोग आए, 2 गुना, 3 गुना। कल मतलब 1000 आए तो आज 2000 आए, 2 गुना, यानी फिक्स संख्या है, निश्चित संख्या है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 100वां, जो भी। समुदायवाचक में समुदाय या समूह का, इसे समूहवाचक भी कह सकते हैं अपन। समूहवाचक संख्यावाची विशेषण दोनों, तीनों, चारों,
तो ये था निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा इसका प्रकार है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, यानी संख्या का बोध होगा लेकिन वो अनिश्चित संख्या होगी, कोई निश्चित संख्या नहीं होगी। जैसे मैं कह रहा हूं कुछ आदमी घूम रहे हैं, कुछ आदमी घूम रहे। अब देखो विशेषण संख्यावाचक को अपने कैसे पहचाना, यहां पर आदमी है, इसका मतलब है हम इसे गिन सकते हैं, ये गिनने योग्य है। और आगे लिखा है कुछ आदमी, अब कितने आदमी है ये कोई फिक्स नहीं है, तय नहीं है, इसी कारण ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगर मैं यहीं लिखता कि 5 आदमी, तो आदमी तो है जिसे गिन सकते हैं, कहते हैं 5, मतलब फिक्स 5 आदमी ही है, इसका मतलब वो निश्चित में चला जाएगा। यहां लिखा कुछ आदमी, तो कुछ आदमी का अर्थ है कि कितने आदमी है ये कोई निश्चित नहीं है, इसी कारण ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। एक और है, जैसे मैं कह दूं कक्षा में आज 10-20 छात्र आए, कक्षा में आज 10-20 छात्र आए हैं। अब 10 आए हैं या 20 आए ये कोई फिक्स नहीं है, इसका मतलब है ये भी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा, क्योंकि 10, 20, 5, 6 ये कोई फिक्स नहीं है, लगभग के तौर पर अपन बता रहे हैं अंदाजे से कि कक्षा में आज 10-20 छात्र आए। अब 10 आए या 20 आए ये कोई निश्चित नहीं है, इसी कारण ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। एक और लगभग वाला, जैसे मैं कह रहा हूं आज विद्यालय में लगभग 300 छात्र आए, तो ये लगभग वाला है, ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जहां संख्या आए और उसके साथ लगभग लगा हुआ हो तो वह अनिश्चित संख्यावाचक होगा, न कि निश्चित संख्यावाचक। भले आगे 50 लगा हुआ कि लगभग 50 लोग, 50 संख्या लग रही है अपन को, निश्चित भी लग रही है, लेकिन आगे जो लगभग आया वो अंदाजे के अनुसार है, जिससे अपन कहते हैं कि लगभग इतने लोग, तो वो जो है अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। मेले में लाखों लोग आए, मेले में लाखों लोग भ्रमण हेतु आए, तो लाखों लोग कितने, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कोई फिक्स नहीं है, इसी कारण यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ये था संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग, निश्चित और अनिश्चित। दूसरा है, तीसरा जो इसका पार्ट है विशेषण का भाग, परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर करना बिल्कुल आसान है। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है माप तोल, मात्रा, जिसको अपन गिन नहीं सकते, केवल उसकी मात्रा बता सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखना, इसमें हमेशा मात्रा की इकाई का बोध होता है, मात्रा की जो इकाई है उसका बोध होता है इसमें परिमाणवाचक विशेषण में। वह विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराता हो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जिसमें मात्रा या माप तोल हो, उसमें तो संख्या थी, संख्या इसमें भी आ सकती है, लेकिन संख्या गिनने योग्य नहीं होगी। इसमें संख्या गिनने योग्य न आकर के माप तोल, मापने योग्य होगी या फिर तोलने योग्य होगी। ये भी 2 प्रकार से, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे यहां मैंने लिखा है 5 लीटर दूध। अब देखो इसमें इकाई आ रही है, मैंने कहा इसमें इकाई का बोध होता है, इकाई आ गए लीटर, इसका मतलब भी परिमाणवाचक विशेषण है। अब 5, अब दिक्कत यहां हो रही है कि 5 भी संख्यावाचक लग रहा है अपने के संख्या है, लेकिन संख्या के साथ ये जो इकाई है मात्रा, माप तोल की इकाई है, दूध को अपन गिन नहीं सकते, उसे तोल के दे सकते हैं। 5 लीटर दूध निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। किलो, मीटर, ये सब इकाइयां हैं। 2 किलो अनाज, अनाज को तो गिन नहीं सकते, सीधा तोलेंगे। 10 मीटर कपड़ा, मीटर जो इकाई है मात्रा की है, नहीं माप तोल की है, इसे मापना पड़ेगा। 10 मीटर कपड़ा। गज भर कपड़ा, ये जो है निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। गज भर, गज एक निश्चित इकाई है, गज भर का मतलब 1 गज कपड़ा। एक अपन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा मण गेहूं, मण गेहूं। अब इसके सामने मैंने कोई निश्चित या अनिश्चित कुछ लिखा नहीं, ना ही संख्या लिखी है, लेकिन जो ये मण है ये 1 का बोध कराता है। यहां पर चाहे 1 मत लिखा हो, लेकिन जो मण गेहूं लिखा है इसका मतलब 1 मण गेहूं, यानी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में होगा।
दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित, जिसमें कोई फिक्स जो मात्रा है माप तोल नहीं होगी, निश्चित नहीं होगी। जैसे अपने यहां लिखा था 5 लीटर दूध, ये तो हो गई निश्चित। अब यहां मैं लिख रहा हूं कुछ किलो अनाज। अब कितने किलो है ये कोई निश्चित नहीं है। अनाज है, किलो है, यानी इकाई आ रही है, इसका मतलब परिमाणवाचक विशेषण तो है ही। उसके आगे मैंने लिखा कुछ किलो अनाज, कुछ किलो अनाज। अब कुछ यानी कितना अनाज है कोई फिक्स नहीं है। दूसरा मैंने लिखा मणो गेहूं, मणो गेहूं। अब देखो यहां मणो गेहूं लिखा, यहां मण गेहूं लिखा। यहां मण का तात्पर्य है एक मण माना जाएगा, यहां मणो गेहूं यानी कितने मण है कोई निश्चित नहीं है, इसी कारण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तीसरा इसका उदाहरण है मीटरों कपड़ा। अब कितने मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कोई फिक्स नहीं है, इसी का मतलब ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और ये जो है चुटकी भर सिंदूर, चुल्लू भर पानी, ये कुछ इसके उदाहरण है। अब इसको एक मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिखा, इसको ध्यान से थोड़ा समझना, बहुत बालक, और दूसरा मैं लिख रहा हूं बहुत पानी। एक चीज ध्यान रखना, इनके जो आगे विशेषण लगते हैं वो विशेषण, इससे आगे वाले जो संज्ञा व सर्वनाम शब्द आते हैं उस पर ये आधारित होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मैंने यहां 2 शब्द वाक्य लिखे हैं, बहुत बालक और बहुत पानी। दोनों के आगे बहुत आ रहा है, दोनों के आगे बहुत आ रहा है, लेकिन पीछे एक है बालक है, एक है पानी। अब बालकों को अपन गिन सकते हैं, पानी को गिन नहीं सकते, उसे माप तोल सकते हैं। इसका मतलब है बालों को गिन सकते हैं, बालकों को। और आगे लगा है बहुत, यानी कितने बालक है ये फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत बालक, कितने बालक है ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन बालक है इसका मतलब हम गिन सकते हैं उसे, तो ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक। अगला लिखा मैंने बहुत पानी। अब पानी को ना तो अपन गिन सकते हैं, लेकिन उसे तोल जरूर सकते हैं, उसे लीटरों में तोल सकते हैं। आगे लिखा है बहुत पानी, कितना पानी, 1 लीटर 2 लीटर, ऐसा फिक्स नहीं है, तो ये होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो बहुत दोनों में है, दोनों में जो ये बहुत है, लेकिन आगे एक है बालक, एक है पानी। तो अंतर यही स्पष्ट करना है कि बालक को अपन गिन सकते हैं, लेकिन पानी को गिन नहीं सकते। जहां गिन नहीं सकते वहां परिमाणवाचक होगा, और जहां गिन सकते हैं वहां होगा संख्यावाचक। अगला चौथा जो है वो है संकेतवाचक विशेषण। चौथा जो विशेषण का प्रकार है वह है संकेतवाचक विशेषण। बिल्कुल सिंपल है, एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे अपन संकेतवाचक विशेषण को। संकेतवाचक विशेषण जिसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। वे विशेषण या वह विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम दर्शाता हो, जिसमें सर्वनाम का साथ में बोध होता हो, जो संकेत को दर्शाता हो, वह संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब इनको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, मात्र 2 उदाहरण लिखूंगा और उसमें ये पूरा का पूरा आपको समझ आ जाएगा। यहां मैं 2 उदाहरण लिख रहा हूं कि यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है। बिल्कुल साधारण तरीके से सार्वनामिक विशेषण, सबसे हार्ड भी यही है, बाकी वाले नाम के अनुसार है, लेकिन इसको अगर अपने ये 2 उदाहरण समझ लिए, इसका मतलब अपना पूरा का पूरा सार्वनामिक विशेषण क्लियर है। यहां लिखा यह पुस्तक मेरी है, दूसरा मैंने यहां लिखा यह मेरी पुस्तक है। ध्यान रहे, यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा उसके तुरंत आ जाए, जैसे यह सर्वनाम है और इसके जस्ट बाद में पुस्तक यानी संज्ञा है, तो वह विशेषण होगा। यदि ऐसा नहीं है, यदि सर्वनाम के बाद जस्ट बाद संज्ञा नहीं है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और यह विशेषण होगा सार्वनामिक या संकेतवाचक। याद क्या रखना है, यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आए, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आए,
तो वो सार्वनामिक विशेषण का रूप होगा। यदि उसके तुरंत बाद ना आकर कहीं और आए वाक्य में वो संज्ञा, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैंने यहां लिखा, यह पुस्तक मेरी है। यह के तुरंत बाद संज्ञा आई है पुस्तक, इसका मतलब ये संकेतवाचक विशेषण है। उसमें संकेत भी दर्शा रहा है। मैं कह रहा हूं यह पेन या यह कलम मेरी है, यह कलम यानी संकेत दर्शा रहा है। यहां अपन कह रहे यह मेरी पुस्तक है, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा का बोध होता है, संज्ञा आ रही है, इसका मतलब ये संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। और यहां यह मेरी पुस्तक है, इसमें सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा न आकर के वाक्य में कहीं और आ रही है, तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह है आपका सार्वनामिक विशेषण। मात्र 2 उदाहरण से आपको पूरा समझ आ जाएगा। करना क्या है, यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आए तो सार्वनामिक विशेषण करना है। यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं आए, कहीं और आए वाक्य में, तो वहां पर अपन को निश्चयवाचक सर्वनाम करना है। आगे बढ़ते हैं। 5वां जो विशेषण का प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण वह विशेषण है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। यहां पर अपन इसको यह भी नाम दे सकते हैं कि संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण बनाना, संज्ञा से विशेषण जो बनते हैं उन्हें ही अपन व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी सीधी सी परिभाषा मैं आपको बता दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ अगर प्रत्यय लग जाए तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ प्रत्यय जुड़ने से व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ यदि हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ध्यान रहे, ये केवल व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ लगता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ यदि प्रत्यय लग जाता है तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने यहां लिखा जयपुर, जोधपुर, और विशेषकर ये जो है स्थानवाचक संज्ञा के साथ प्रत्यय लगता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया जयपुर, अब जयपुर के साथ मैंने ई प्रत्यय लगा दिया, यानी हो गए जयपुरी। जयपुरी साड़ी या जयपुरी बोली, जयपुरी साड़ी, साड़ी कौन सी है, जयपुरी, तो ये साड़ी की विशेषता बता रहा। यानी हमने क्या किया, जयपुर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी उसके साथ केवल ई प्रत्यय लगाया है। जोधपुर, जोधपुरी साफा जो फेमस है, जोधपुरी साफा, साफे की क्या विशेषता है, जोधपुरी है। बना है किससे, अपने जोधपुर के साथ केवल ई प्रत्यय लगाया। बनारस, बनारस के साथ ई लगा दो, बनारसी साड़ी। यानी ऐसे जो स्थान बोधक जो संज्ञाएं हैं, स्थान बोधक जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, उसके साथ हम अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह हो जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण संज्ञा से विशेषण बनता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा विशेषण है जो संज्ञाओं से बना है, जो संज्ञा से बना है। तो अपन को ऐसे करना है कि जो स्थान बोधक संज्ञाएं हैं उनके साथ प्रत्यय अगर लगा दिया जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ, तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। ये अपने थे विशेषण के 5 प्रकार। इससे अगली वाली क्लास में हम विशेषण की अवस्थाएं, एक और नया टॉपिक है विशेषण का, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, वो हम कल वाली क्लास में विशेषण की अवस्थाओं के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।